हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर सेकंड के अंदर सोशियोलॉजी वाले पार्ट पे चर्चा करेंगे। आज का ये जो पूरा सेशन रहने वाला है, इसके अंदर हम समाज की जो भारतीय अवधारणा है यानी कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, उस पर चर्चा करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों और संकल्पनाओं को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने भारतीय समाज के बारे में एक मूलभूत विचार के बारे में पढ़ा था कि जो समाजशास्त्र है वो क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज की विभिन्न परिभाषाएं देखी, समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं देखी। तो वो एक बेसिक फंडामेंटल लेक्चर था जिसके अंदर हमने समाजशास्त्र और समाज के विषय में थोड़ी सी परिभाषाएं वगैरह देखी थी और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को समझा था। समाजशास्त्र को लेकर के बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है और इसी तरह से समाज को लेकर के भी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। साथ ही साथ समाज और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन होता है, समाज किसे कहा जाता है, किस तरह से समाज का निर्माण होता है, कैसे वह अंतःक्रियाएं करता है, किस तरह से समाज बनता है, क्यों बनता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। आज के सेशन में हम अपने सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में, अगर आप पेपर सेकंड का पार्ट बी देखेंगे तो पेपर सेकंड के पार्ट बी के अंदर आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है, अगर आप उस पहले टॉपिक को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है समाज की भारतीय संकल्पना यानी कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कुटुंब वगैरह की अवधारणा जो है जॉइंट फैमिली, उसकी तरफ चलेंगे। अब देखिए, समाज, जैसे मैंने आपको कहा है कि समाज जो है वो दुनिया भर में एक जैसे नहीं है। पहले भी मैंने इस पे चर्चा की है। समाज जो है दुनिया भर में अलग अलग तरह के समाज है और उनके अपने मूल्य हैं, अपने विचार हैं, अपने परंपराएं हैं, अपने नियम कानून हैं। कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, कुछ सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी भी करती है। जैसे जैसा समाज होता है वो उस तरह से अपने नियम बनाता है, अपने कानून बनाता है, उस तरह से अपने संस्थाओं को, परंपराओं को निर्मित करता है और उसके हिसाब से वो एक्ट करता है, उसके हिसाब से व्यवहार करता है। कुछ बेसिक चीज़ें कॉमन रहेंगी जो आपको हर सोसाइटी में मिलेंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें अलग अलग भी रहती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत का समाज जो है वो यूरोप के समाज से, अमेरिका के समाज से अलग है, हमेशा अलग रहा है, अभी भी अलग है। हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे विचार, हमारे जीवन का तरीका यूरोप या अमेरिका के समाज से अलग है। उसी तरह अफ्रीका का समाज भारत के समाज से अलग है। भारत के समाज में भी अगर आप देखेंगे तो शहरी समाज ग्रामीण समाज से अलग है ना। जनजातीय समाज तथाकथित जो गैर जनजातीय समाज है उससे अलग है। तो इस तरह से समाजों में विभिन्न अंतर होते हैं। हमको जो ये सोसाइटी वाला पोर्शन पढ़ना है अपने पूरे सिलेबस में, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमको भारतीय परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रखते हुए पढ़ना है। यद्यपि जो कॉमनैलिटीज होती हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। शादी का कंसेप्ट, उसके बाद आपके फैमिली का कंसेप्ट, बच्चों को रेस करना, वो सारी चीज़ें जो है वो हर जगह मिलेगा और कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग भी होती है। तो हमको कॉमनैलिटी वाली चीज़ें भी पढ़ना है जो कि हर समाज में होती है, तो हमारे समाज में भी है। तो वो तो कॉमनैलिटी वाली चीज़ें हैं क्योंकि वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जो भारतीय समाज में आपको देखने को मिलते हैं, हर समाज में शायद ना मिले। जैसे जाति व्यवस्था बहुत यूनिक फीचर है हमारे यहाँ का, है ना। 16 संस्कार हमारे यहाँ माने गए, वो एक यूनिक फीचर है। तो कुछ यूनिक फीचर्स है, कुछ जनरल है, हम दोनों को लेकर के चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है समाज की भारतीय अवधारणा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए, इसको आप संकल्पना भी बोल सकते हैं, अवधारणा भी बोल सकते हैं, दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है, इंडियन आइडिया या इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है, इसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं या जब हम समाज की भारतीय संकल्पना के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो समाज की भारतीय संकल्पना यानी कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय समाज। आज का जो समाज है वो थोड़ा सा पुराने समाज से अलग है। पुराना समाज जो था वो आज के समाज से अलग था। तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्राचीन भारतीय समाज की संकल्पना, यानी एंशियंट टाइम्स में
प्राचीन समय में भारतीय समाज में क्या विचार थे, क्या मूल्य थे, किन परंपराओं, मूल्यों, विचारों, नियमों, कानूनों इत्यादि के आधार पर समाज गठित हुआ था और वो संचालित होता था। और दूसरा है आधुनिक भारतीय समाज की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आज के हिसाब से तो हम दो बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय समाज की संकल्पना को समझते हैं। पहले भारतीय समाज की प्राचीन जमाने के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से, और आज के हिसाब से। आप देखेंगे कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, आप लोग भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कई ऐसी चीजें चल रही थी जिनमें से आज बहुत सारी चीजें या तो नहीं है या वो बदल चुकी है, उनका स्वरूप बदल चुका है, या तो है ही नहीं या उनका स्वरूप बदल चुका है। ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्था चलती थी, आज वर्ण व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था अलग थी, आज हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती, पर उतना रिजिड फॉर्म उसका नहीं है ना। तो प्राचीन समय में भारत की समाज की क्या संकल्पना थी और आज के समय में क्या है, इन दोनों बिंदुओं को जब हम समझेंगे तो हम पूरे तरीके से फिर समग्र समझ पाएंगे कि हमारा समाज किस आधार पे बना हुआ है। कुछ मूल्य पुरातन हैं और उनमें आधुनिक मूल्यों का ब्लेंड होने से हमारा समाज बना हुआ है। और भारतीय समाज में जितना क्लैश है इन चीज़ों को, इन मूल्यों की टकराहटों को लेकर के, वो बहुत सारे समाजों में आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एक पुरानी परंपरा भी है। भारतीय समाज जो है वो निरंतर अपनी पुरानी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है, उससे कटा नहीं है आज तक, क्योंकि एक निरंतरता है, हमारी सभ्यता के विकास क्रम में एक निरंतरता है। आज भी हम कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो प्राचीन समय में हमारे पूर्वज किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ हम में आधुनिकता भी आई है, समय के हिसाब से बदलाव भी आया है, और कई बार ये दोनों चीज़ें आमने सामने आती है तो टकरा भी जाती हैं, कई बार आपस में एडजस्ट कर लेती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आपको भारतीय समाज के लक्षण समझ में आएंगे। तो आपको अगर भारतीय समाज की संकल्पना को समझना है तो आप पहले प्राचीन भारतीय समाज के बेसिक मूल्यों को समझें, फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय समाज की संकल्पना को समझें, और फिर दोनों के ब्लेंड से आपको समझ में आएगा कि आज जो हमारा समाज निर्मित हुआ है वो किन मूल्यों पर, किन विचारों पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय समाज की संकल्पना को समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में अगर आप इतिहास में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी आप डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बेसिक मूल्य थे, या कौन से ऐसे मूल्य थे, कौन से ऐसे नियम थे, कौन से ऐसे विचार थे, कौन सी ऐसी संस्कृति थी या संस्कृति पर आधारित लक्षण या तत्व थे जिनमें हमारा समाज टिका हुआ था, जिन पर हमारा समाज टिका हुआ था। ठीक है, तो वो कौन से सांस्कृतिक तत्व या मूल्य थे जिन पर भारतीय समाज बना था, निर्मित हुआ था और टिका हुआ था प्राचीन समय में। तो आपने जैसे कि कुछ चीजें हम यहां पर समझते चलते तो हमें समझ में आएगा। भारतीय समाज या कोई भी समाज, दुनिया का कोई भी समाज हो, तो वो मनुष्यों को या मनुष्यों के समूह को नियमित करता है और नियंत्रित करता है, जो सर्वहित में होता है। अगर आप पुरानी क्लास, मेरी पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कोई भी समाज जो है वो सार्वजनिक हित के लिए निर्मित होता है, कि उसमें रहने वाले सभी सदस्यों को उससे फायदा हो, तभी लोग समाज बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है समाज, उसके लिए अनिवार्यता है समाज, उसके लिए कंपलसरी है समाज, बिना समाज के वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। और समाज जिस तरह से संचालित होता है वो उसमें रहने वाले सभी सदस्यों के लिए हितकर होता है, क्योंकि समाज के नियमों को सभी पालन करते हैं, सभी पर वो अंकुश लगाता है। तो इससे क्या होता है, मूलभूत सुरक्षा व्यक्तियों को मिलती है और एक स्मूथ तरीके से समाज या सोसाइटी गवर्न होती चलती है, ऐसा है। तो जब समाज बनता है तो वो कुछ नियम बनाता है जो सभी के हित में होते हैं, और वो मनुष्यों के जीवन को, यानी कि उस समाज में रहने वाले सदस्यों के जीवन को एक दायरे के अंदर लेके आता है, उनकी स्वच्छंदता या उनकी उन्मुक्तता को बाधित करता है कि वो मनमाने ढंग से कोई भी काम नहीं कर सकते। वो एक समाज के हिस्से हैं और इसीलिए उनको समाज के नियम पे चलना पड़ेगा। ये उनके भी हित में है और सबके भी हित में है, क्योंकि अगर वो उच्च श्रृंखल होंगे, उन्मुक्त होंगे, वो मनमानी करेंगे तो फिर बाकी भी करेंगे, तो वो भी उसके शिकार बनेंगे कभी ना कभी। अगर आप उच्च श्रृंखल हो तो आप आज उच्च श्रृंखल हो जाओगे, कल आप किसी और की उच्च श्रृंखलता के शिकार भी हो जाओगे। तो इसीलिए सबके हित में वो रहता है। तो इसीलिए हर समाज में ऐसे कुछ मूल्य होते हैं, और ये मूल्य मनुष्य के निजी जीवन से लेकर के, उसके वैयक्तिक जीवन से लेकर के उसके सामाजिक जीवन तक को किसी न किसी स्तर पर एक दायरे में लेके आते हैं, नियम कानून के दायरे में, एक नियमावली के दायरे में लेके आते हैं कि आपको ये काम करना है, इस समय पे करना है, ताकि आपका भी भला हो और बाकियों का भी भला हो।
ठीक है। तो इसी तरह से प्राचीन भारतीय समाज के अंदर भी कुछ नियम कानून या ऐसे नियामक व्यवस्थाएं बनी हुई थी, रेगुलेटरी सिस्टम्स बने हुए थे, जो मनुष्यों के जीवन पर अंकुश लगाते हुए एक सिस्टम बनाते थे, उसको एक दायरे में लेकर आते थे ताकि समाज जो है सही ढंग से चल सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की कुछ जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, जो व्यक्तियों के जीवन को नियमित करती थी, नियंत्रित करती थी, उनमें से एक थी पुरुषार्थ की व्यवस्था। हम व्यक्ति से लेकर के समाज तक चलेंगे ना, क्योंकि समाज जो है वो व्यक्तियों का ही समूह है। समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति होता है, इंसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहली व्यवस्था थी पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ जो है, ये व्यवस्था आप देखेंगे हमारे पुराने ग्रंथों में पुरुषार्थ का कंसेप्ट आया है, वेदों में भी आया है ना। खासतौर पे जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है उनमें पुरुषार्थों का कंसेप्ट आया है, आप हिस्ट्री में देखेंगे। पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को नियमित करने की एक व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत यह कहा है कि व्यक्ति के जीवन के 4 अंग या 4 पुरुषार्थों का उसको पालन करना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्ट बोलते, चतुर्थ मतलब 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों पर उसका जीवन टिका है। और इन सभी का उसको बराबर यानी कि रीजनेबली मतलब जितना जरूरी है उतना पालन करना चाहिए। यहां धर्म का मतलब पूजा पाठ करना या हवन इत्यादि करने से नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन करना। हर मनुष्य का जिस रूप में उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए उसको। जैसे अगर वो विद्यार्थी है तो कोई काम सीखे, पढ़ाई करे, जो भी उस समय काम होते थे। अगर वो पुत्र है तो माता पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। यदि वो पति है तो अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। पत्नी है तो उसकी भी परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। तो धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य पालन से है। हर व्यक्ति को अपने जिस रोल में वो है, जिस किरदार में वो है, जिस उत्तरदायित्व की स्थिति में वो है, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, उसको आप धर्म बोलेंगे। धर्म का मतलब शिक्षा ग्रहण करना, अपने जीवन को उसके हिसाब से नियमित करना, ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरा अर्थ है, और फिर एक काम का मतलब होता है इच्छाएं। यहां पर काम का मतलब का है कि जो हमारे जीवन में जो हमारी जरूरतें होती है, इच्छाएं होती है, उसको आप काम बोल सकते हैं। और अर्थ जो है वो इस काम की पूर्ति का साधन है, जैसे कि पैसे कमाना, धन कमाना, संसाधन इकट्ठे करना, ताकि आप अपने जीवन की जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और उसके बाद अंतिम है मोक्ष, कि भाई ये नहीं है कि इसी के पीछे पड़े रहना, भाई एक समय के बाद जो है आपको ये सब छोड़ करके भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए, सन्यास के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये क्या है, आप देखिए पुरुषार्थों के माध्यम से समाज जो है वो मनुष्य के जीवन को नियमित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। और ये सभी के हित में है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने 4 पुरुषार्थों का पालन करेगा तो उसका जीवन भी सुखी रहेगा, और बाकियों का जीवन भी जो उससे जुड़े हुए हैं उनका जीवन भी सुखी रहेगा। कि भाई हाँ, जिस समय वो जिस काम के लिए उपयुक्त है उसको वो काम करना चाहिए। बच्चा है तो पढ़ाई करे, बड़ा हो गया है तो धन कमाए, है ना, शादी हो गई है तो परिवार का भरण पोषण करे, माता पिता बूढ़े हैं तो उनका ख्याल रखे, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर उसके बाद वो थोड़ा खुद बूढ़ा हो गया है तो अपना घर परिवार की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप करके, उनके शादी ब्याह करके, उनको सेटल करके, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को भगवान की शरण में ले जाए। तो ये क्या है, पूरे जीवन में उसको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसको मैनेज कर रहा है। उसके बाद आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पुराने ग्रंथों में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। 4 आश्रम जो है मनुष्य के जीवन के अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग चरणों में उसको अलग अलग जो है आश्रम के अंदर माना गया है। पहला जो है वो है ब्रह्मचर्य, पहला जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्य है। दूसरा जो है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। मतलब ये 4 जो है ये आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम का मतलब है जीवन के चरण, और उन चरणों में मनुष्य को क्या करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शुरुआती जो उम्र होती है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना, गुरुकुल में जाकर के पहले लोग शिक्षा लेते थे, तो वो ब्रह्मचर्य का समय है। आप इसको मान लो कि 0 से लेकर के 20 साल तक का समय, आप मतलब एवरेज आप मान सकते हैं कि 20-25 साल तक का, 20 साल तक का जो समय है, कि उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शिक्षा ग्रहण करना है, कोई काम सीखना है, किसी तरह की बुरी
बुरी चीज़ों में नहीं पड़ना है जो उस समय के हिसाब से बुरी मानी जा रही है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए आगे के जीवन के लिए आपको प्रयास करना है। उसके बाद गृहस्थ जीवन आता है। 20 साल 22 साल के बाद व्यक्ति जब एडल्टहुड में जाता है तो उसके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ उसका विवाह होता है, परिवार होता है, उसका भरण पोषण होता है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब वो गृहस्थ जीवन उसका समाप्त हो जाता है 50 साल 55 साल की आयु तक, तो वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को, परिवार को सौंपते हुए खुद कट आउट हो जाता है और वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे अपने आप को डीकपल करना शुरू कर देता है और अंतिम जो है वो संन्यास है कि और जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको ईश्वर प्राप्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो ये क्या है, मनुष्य के जीवन को अलग अलग स्तरों पर नियमित करने के लिए समाज ने व्यवस्थाएं बनाई। पुरुषार्थ की व्यवस्था और आश्रम की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई थी। आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड से ही हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था हमको दिखने लग जाती है। हालांकि इसका स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील रहा है। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, पेशे पर आधारित थी। धीरे धीरे वो जन्म पर आधारित हो गई, उसमें रिजिडिटी आती गई, कठोरता आती गई, उसमें लोच की कमी होती गई, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती गई। तो वो सारी चीज़ें जो है वो तो उसका स्वरूप तो बदलता रहा है, पर वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में हमको देखने को मिलती है किसी न किसी रूप में। अब ये वर्ण व्यवस्था भी क्यों बनाई गई थी, अब ये सही थी गलत है, गलत थी उस पर हम नहीं जा रहे, वो तो एक अलग डिस्कशन का विषय है। लेकिन वर्ण व्यवस्था भी समाज द्वारा निर्मित एक व्यवस्था थी जो समाज को किसी न किसी स्तर पर नियंत्रित और नियमित करने के लिए बनाई गई थी। ये श्रम विभाजन के लिए बनी थी। पहला जो इसका उद्देश्य था, जो प्रथम उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, वो शायद उतना मलिन नहीं था जितना बाद में ये हो गया और ये शोषण का उपकरण बन गई। वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग मतलब आइडिया है। लेकिन शुरुआत में तो ये लेबर के डिवीजन के बेसिस पे बनी थी कि भाई एक व्यक्ति एक तरह का काम करेगा तो उसमें उसका एक्सपर्टीज बन जाएगा जो उसको अच्छा लगता है। आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है, आपका एप्टीट्यूड जिस तरफ है, आपका इंक्लिनेशन जिस तरफ है, उस तरफ अगर आप काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास एक कौशल विकसित हो जाएगा, एक हुनर विकसित हो जाएगा और आप उससे फिर रोजगार कमा पाएंगे, ठीक ठाक आपको आजीविका आप कमा पाएंगे और एक श्रम विभाजन हो जाएगा। एक ही व्यक्ति एक तरह का काम करेगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा समाज के लिए, बनिस्बत के सभी लोग सभी काम करें। भाई शुरुआत में तो यही होता था, जो व्यक्ति भोजन की व्यवस्था कर रहा है, शिकार करके ला रहा है, वही अब फसल उगा रहा है, वही अपने लिए बर्तन भी बना रहा है, वही अपने लिए कपड़े भी बना रहा है। शुरू में तो यही था ना आदि मानव। लेकिन बाद में कहा कि भाई ऐसे तो व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि चीजों में एक तरह से बेहतरी नहीं आएगी। अगर सभी लोग सभी काम ही करेंगे, हर आदमी हर काम करेगा तो उसमें उसका एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होगा। तो श्रम विभाजन के लिए, बेहतरी के लिए व्यवस्था बनी होगी। हालांकि बाद में ये शोषण का उपक्रम बन गई, लेकिन ये एक तरह से समाज ने बनाया, समाज के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था थी जिसमें एक तरह से समाज के शुभ का मूल्य शामिल था। शुरुआती स्तर पे समाज के शुभ के लिए बनी थी वो, क्योंकि एक व्यवस्था दे रही थी श्रम विभाजन की, एक्सपर्टीज की, कौशल विकास की, ऐसा। उसके बाद 16 संस्कार की अवधारणा हमारे समाज में है। 16 संस्कार भी क्या है, हमारे जीवन में बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अलग अलग स्तरों पर हमें अलग अलग चीजों को करना है ना। तो वो 16 संस्कार है। वो भी क्या है, समाज के द्वारा हम व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को रेगुलेट किया जा रहा है, नियमन किया जा रहा है उसका, कि आप उम्र के एक खास पड़ाव में एक खास चीज आपको करनी है। इसके लिए 16 संस्कार की व्यवस्था आई और कहा गया कि ये 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होने चाहिए, उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग चीजें, ताकि हर व्यक्ति उन नियमों का पालन करे, उन मूल्यों का पालन करे, उन कानूनों के पालन करे जो समाज ने निर्धारित किए हैं अपने लिए, ठीक है। तो और ये सभी के हित में होगा। जैसे आप 16 संस्कार देखते हैं कि गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि जहां स्त्री गर्भ धारण करती है, जहां उसके गर्भ में शिशु आता है, तभी से हम उसको शुरुआत मान लेते हैं। तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, केवल वो गर्भ में ही आया है, तब से जो है उसके 16 संस्कार शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको एक संस्कार माना गया कि भाई इसी से जीवन आगे बढ़ेगा, इसी से जनसंख्या बढ़ेगी, इसी से लोग अस्तित्व में आएंगे। उसके बाद पुंसवन संस्कार, पुंसवन पे एक क्वेश्चन भी आया था, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन डील करूंगा आगे। ये पुंसवन पे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। पुंसवन वो होता है जिसको आजकल के ज़माने में आप लोग बेबी शार बोलते हैं, उस टाइप का होता था। चौथे से 5वें गर्भावस्था के चौथे महीने में ये किया जाता था, जिसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसके
उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मतलब गर्भवती महिला के भी और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी कि उसकी अच्छे तरीके से वो डिलीवर हो जाए, माता और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें, ये सब उसमें किया जाता था। इस तरह से तमाम सीमांत उन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, मुंडन है ना। उसके बाद आपका चूड़ा कर्म है, कर्ण भेदन है, विद्या आरंभ है, यज्ञोपवीत है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि है। ये तमाम जो है 16 संस्कार थे जन्म से लेकर के मृत्यु तक। यानी इसी समय आपको ये करना है। एक खास उम्र में आकर के आपको विद्या आरंभ करना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है ना। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो उसका अन्नप्राशन होगा, ठीक है, उसके बाद उसका मुंडन होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से आपके पूरे, फिर उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण यानी जिसको विवाह बोलते हैं कि एक खास उम्र में उसका पाणी ग्रहण होगा, विवाह संस्कार होगा। तो ये एक तरह से एक समाज का ढांचा निर्मित करने के लिए ये व्यवस्था निर्मित की गई थी। इस पे हमारा समाज पुराने समय में टिका हुआ था। उसके अलावा प्राचीन भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का बड़ा मूल्य था। आप ऋग्वैदिक समाज से लेकर के अभी तक पढ़ेंगे तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और मुख्यतः पितृसत्तात्मक परिवार थे। उसमें जनरली जो है परिवार का मुखिया मेल हुआ करता था, पुरुष हुआ करता था, और संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसको हम आज के समय में कुटुंब या जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जिसमें परिवार के कई सदस्य एक साथ मिलकर के साझेदारी और सहयोग और परस्पर सहायता के और परस्पर भावनात्मक सहयोग के भाव से एक साथ रहा करते थे, जो कि उस समय की आवश्यकता भी थी, है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें इकोनॉमी का भी रोल रहता है कि भाई अगर मान लीजिए कि भूमि उत्पादन का साधन है तो उसमें सभी लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। अगर कोई भी समाज अपने प्रिमिटिव स्टेजेस में है, शैशव काल में है या उतनी उन्नत अवस्था में नहीं है, तो वहाँ लोगों का साथ रहना एक आवश्यकता भी बन जाती है, क्योंकि मूलभूत सुरक्षा का भाव होता है, असुरक्षाएं ज़्यादा होती है, तो साथ में मिलकर के उनमें एक संगठन में शक्ति आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो क्योंकि वो शुरुआती समाज था तो उसमें संयुक्त परिवार एक मूल्य की तरह था, जो कि हर समाज में जो शुरुआती स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, एक स्ट्रेंथ होती है सभी के साथ में रहने से, सबके लिए वो अच्छा होता है। उत्पादन के साधन भी सीमित होते हैं, तो वो भी रहता है कि सबको, अगर मान लीजिए कि किसी के कोई व्यक्ति उतना सक्षम नहीं है तो वो साथ में मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी नहीं होती राज्य की तरफ से, तो संयुक्त परिवार अपने आप उसका मूल्य बन जाता है। तो वो हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार किस तरह से अस्तित्व में आता है। जैसे आप देखेंगे कि यूरोप के समाजों में आपको संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि एशिया के समाजों में, खासतौर पर भारतीय समाज में, आपको संयुक्त परिवार खूब देखने को मिलेंगे। अब तो खैर कम हो रहे हैं, पर देखने को मिलेंगे। तो इसका संबंध सोशल सिक्योरिटी से भी है। राज्य के द्वारा अगर आपको सामाजिक सुरक्षा दे दी जाती है तो उस संयुक्त परिवारों की आवश्यकता कम हो जाती है उस स्तर पे। तो अलग अलग कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी क्योंकि वो एक प्रिमिटिव सोसाइटी था। उसके बाद कर्म का सिद्धांत पे भी हमारा समाज टिका हुआ था। समाज ने ये मूल्य बनाया और उसको स्थापित कर दिया लोगों के जहन में, उनकी चेतना में, कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, है ना। हालांकि ऐसा होगा, इस पे पर्याप्त, मतलब इसका कोई लॉजिकल वो नहीं है कि आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिल जाएगा। ये जो पोएटिक जस्टिस है या जो डिवाइन जस्टिस है, इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है कि आपने जैसा काम किया वैसा आपको फल मिलेगा। कई लोग बहुत बुरे काम करते हैं और ऐश काट के मर जाते हैं, कई लोग जीवन भर अच्छे काम करते हैं लेकिन दुखों में ही उनका जीवन बीत जाता है। तो इसका कोई लॉजिकल वो रिलेशन नहीं है। लेकिन बावजूद, क्योंकि समाज को ये ज़रूरी था कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर अच्छा काम करे, बुराई ना करे, अपराध ना करे, पाप ना करे, किसी का हक ना मारे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे लोगों का अनिष्ट हो, अशुभ हो। इसीलिए अब उसको आप ऊपर से किसी पुलिस व्यवस्था द्वारा बहुत ज्यादा उसको आप नियमित नहीं कर सकते। कब तक करेंगे? उन समाजों में तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जैसे आजकल है। आजकल तो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, हर व्यक्ति के जीवन को राज्य कंट्रोल कर सकता है, पर उस समय तो ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसीलिए एक मूल्य समाज ने विकसित किया कि कर्म का सिद्धांत दुनिया में लागू होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है, इस जन्म में भुगते या किसी और दुनिया में भुगते, अगले जन्म में या परलोक में जाके, व्हाटसोएवर। पर एक सिद्धांत जो है वो लागू किया, इसको मतलब एक इजाद किया गया और लोगों के जहन में इसको बिठाया गया कि हर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मैं जैसा करूंगा वही लौट के मेरे पे आएगा। आज भी लोग ये मानते हैं, है ना। तो ये आज तक लोगों की जहनियत में बैठा हुआ है कि कर्मा पेज,
एंड कर्मा के लेकर के बोलते हैं। तो ये सब चीजें थी जिसके माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज अपने आप को रेगुलेट करता था, अपने आप को क्या करता था, रेगुलेट करता था। ये सब उसकी विशेषताएं हैं। समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक ही होते थे, है ना, क्योंकि किसी भी शुरुआती समाज में सुरक्षा एक मूल चेतना होती है, और क्योंकि पुरुष के अंदर वो शारीरिक सौष्ठव का तत्व होता है, तो वो प्रोटेक्टर की भूमिका में रहता है, और इसीलिए उसको ज्यादा शक्तियां मिल जाती है। किसी भी शुरुआती समाज में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि धीरे धीरे जब समाज से मूल असुरक्षाएं खत्म होने लगती हैं, तो फिर समाज में बराबरी भी आ सकती है। अगर जैसे आज आ गई है, अब मनुष्य उस तरह से प्रोटेक्टर की भूमिका में, प्रोवाइडर की भूमिका में नहीं है, इसलिए उसका वो महत्व नहीं, मतलब कम से कम बराबरी का स्वर आ जाता है। अब तो ये सब प्राचीन भारतीय समाज के अंदर तत्व थे। अगर हम आधुनिक भारतीय समाज की संकल्पना पर बात करें कि आज का जो भारतीय समाज है वो किन तत्वों पे टिका हुआ है, अगर हम उसकी बात करें, तो आज के भारतीय समाज में आपको दोनों तरह के तत्व देखने को मिलेंगे। हालांकि प्राचीन मूल्यों को हमने लगातार रिफाइन किया है। रिफाइन मतलब उसको हमने लगातार समयानुकूल तरीके से उसमें परिवर्तन किया है। जो टाइम ड्रिवन चेंजेस होते हैं, समयानुकूल चेंजेस होते हैं, वो भी आते गए हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आपको देखनी रहेगी। जैसे आधुनिक भारतीय समाज की बात करें, तो आज जो हमारा आधुनिक भारतीय समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था उस तरह से आपको रिजिड फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बनी, लंबे समय तक जाति व्यवस्था भी बहुत रिजिड रही, सदियों तक। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जाति भी डाइल्यूट होती जा रही है। हालांकि अभी भी बहुत प्रेवेलेंट है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली डाइल्यूट हो गई है। तो वर्ण व्यवस्था तो अब आप ये मानोगे कि लगभग अपने अंतिम दौर में है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बाकी कम हो गया है। धीरे धीरे और भी कम हो जाएगा जैसे जैसे आधुनिकता आएगी। अब कोई ऐसा थोड़ी है कि जो आदमी राजपूत है वो युद्ध लड़ने जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बनिया है वो बनियागिरी का ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति पढ़ रहा है, जिसको पढ़ना है, जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस में जा रहा है, जिसको आर्मी में जाना है वो आर्मी में जा रहा है ना, और जिसको कुछ और काम करना है वो कुछ और काम कर रहा है अपने हिसाब से। तो वो सब डाइल्यूट हो गया। जाति सिस्टम भी उतना तो डाइल्यूट नहीं हुआ, पर अभी भी बना हुआ है, अभी भी प्रेवेलेंट है, पर पहले की तुलना में डाइल्यूट हुआ है। धीरे धीरे और भी हो जाएगा। अब जो हमारे समाज में मूल व्यवस्था है, जाति तो है ही है, जाति के अलावा वर्ग व्यवस्था आ गई है। अब जो व्यवस्था है वो वर्ग पे आधारित है। वर्ग का मतलब जो आर्थिक क्लास हो, इकोनॉमिक क्लास होती है, उसको वर्ग बोल देते हैं। अब हमारे समाज में किसी का भी मूल्यांकन कि भाई ये गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या हाई क्लास है, या मिलियनियर है, या मल्टी मिलियनियर है, इस तरह से उसकी पहचान है। तो अब हमारी जो व्यवस्था है वो वर्ग पे आधारित होगी। वर्ग का मतलब आर्थिक जो ग्रुप्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं, उस पे आधारित है कि या तो आप गरीब हैं, या मिडिल क्लास है, या लोअर मिडिल। फिर जाति जो है वो नेपथ्य में चली जाती है। तो ये एक परिवर्तन हमारे समाज में आया है। हालांकि जाति अभी भी प्रेवेलेंट है, लेकिन धीरे धीरे उसमें डिल्यूजन होता जा रहा है। उसके बाद शिक्षा की आधुनिक प्रणाली आ गई है ना। पुरानी शिक्षा से हट करके नई शिक्षा जो है वो आ गई है। धर्मनिरपेक्षता का भाव आ गया है समाज के अंदर, है ना। पेशे की बहुलता आ गई है, आधुनिक मूल्य आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है आधुनिक समाज के अंदर हमको देखने को मिलती है। शिक्षा की आधुनिक प्रणाली ने क्या किया है, तो शिक्षा की आधुनिक प्रणाली ने मनुष्य के मूल्यों में परिवर्तन कर दिया है, उसके सोचने के ढंग को बदल दिया है। और उससे यह हो रहा है कि मनुष्य के सोचने के ढंग को बदलने की वजह से उसके अंदर एक आधुनिक चेतना आई है। तर्क पर वो सोचता है, लॉजिक पे सोचता है, उसकी सोच की प्रणाली में तर्कना आ गई है। तो वो चीज़ें उस हिसाब से बदलती गई है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में भी है, और समाज में भी धर्मनिरपेक्षता का भाव थ्योरेटिकली तो हम बोल ही सकते हैं कि है। आजकल जो है सभी लोग साथ में हिल मिल करके रह रहे हैं। हालांकि ये तो शुरू से ही भारत में रहा है, लेकिन अब इसको और ज़्यादा उस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर पेशे की बहुलता, पेशे बहुत सारे पेशे हो गए। पहले सीमित पेशे होते थे, प्रोफेशंस बहुत लिमिटेड होते थे, क्योंकि काम ही सीमित था, इतना विकास नहीं था। भाई क्या काम था पुराने ज़माने में, वही कपड़े पहनते थे लोग, खाना खाते थे, और युद्ध लड़ते थे, और पूजा पाठ करते थे, मिट्टी के बर्तन बना लेते थे। इसके अलावा क्या पेशा था? जो जीवन की मौलिक आवश्यकता है उसके अलावा तो और कोई काम मनुष्य करता ही नहीं था। तो उतने ही पेशे थे। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, विकास होता गया, वैसे वैसे प्रोफेशंस में भी डाइवर्सिफिकेशन आ गया। और जितना डाइवर्सिफिकेशन प्रोफेशंस में आया, उतना ही कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम डाइल्यूट होता गया।
ठीक है। तो पेशों की विविधता जो है वो भी आ गई, बहुलता आ गई। उसके अलावा आधुनिक मूल्यों पर अब हमारा समाज टिका हुआ है। आधुनिक मूल्यबोध का मतलब यह है कि अब हम किसी भी चीज का जब परीक्षण करते हैं तो तर्क के आधार पे करते हैं, लॉजिक के बेस पे करते हैं। मतलब करते नहीं है इंडियंस वैसे, पर करना चाहिए, पढ़े लिखे इंडियंस तो करना चाहिए कम से कम। तो अब जो है हम किसी भी चीज को लॉजिक के बेस पे जज करते हैं। और ये आधुनिक मूल्य का मतलब, आधुनिक का मतलब पश्चिम के मूल्य नहीं होता है। आधुनिक का मतलब होता है तर्क पे आधारित, लॉजिक पे आधारित, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच हो, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। वैज्ञानिक का मतलब वो नहीं कि आप परखनली में परीक्षण करें। वैज्ञानिक मतलब तर्क पे आधारित, लॉजिक पे आधारित सोच पे जो मूल्य टिके होते हैं उनको आधुनिक मूल्य बोलते हैं। जैसे अब आप जाति व्यवस्था जो है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो किसी खास घर में पैदा हो गया तो उसके साथ छुआछूत की जाए या उसके साथ भेदभाव किया जाए, अब ये कोई मानेगा क्या? मतलब अभी भी मानते हैं लोग, पर जनरली इस चीज को गलत माना जाता है समाज में कि जाति व्यवस्था गलत है, उसका व्यवहार करना गलत है, क्योंकि वो इलॉजिकल है, इनह्यूमेन है, अमानवीय है, तर्कना से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई सभी लोग बराबर है, भगवान तो सभी को बराबर बना के भेजता है। ऐसे स्त्री समानता कि भाई स्त्री जो है वो भी पुरुष जो कर सकता है स्त्री कर ही सकती है, चंद बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़ करके स्त्री पुरुष बराबर है, बराबर के अधिकार उनको मिलने चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से लोग पारलौकिकता, भाग्यवाद से थोड़े दूर हट गए हैं, या हटना चाहिए कम से कम, कि भाई लोग ये कि भाई स्वर्ग नर्क हमारे कर्म का फल हमको मिलेगा या भाग्य में लिखा होगा तो होगा, ये जो इस तरह की अवधारणाएं हैं इससे थोड़े लोग दूर हट गए हैं। तो आधुनिक मूल्य जो है वो प्रेवेलेंट हो गए हैं। और अब जो है हमारे समाज में विविधता में एकता का मूल्य भी है। विविधता में एकता जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारतीय समाज जो है वो डिवर्सिटी इन यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैंने उल्टा बोल दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे टिका हुआ है। विविधता में एकता, हमारे समाज में कई तरह की विविधता है, फिर भी हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। विविधताओं की कई प्रकार है, जैसे भाषाई विविधता है, भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषा, एक शहर में ही अलग अलग जबान के बोलने वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते, तो भाषाई विविधता है। हमारे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सब में हमारी परंपराएं, ट्रेडिशंस, सब में विविधता है। ठीक है। उसके बाद हमारे मूल्यों में भी विविधता है, जीवन मूल्यों में, मूल्य मतलब हमारी जो सोच है, विचार है, उसमें भी विविधता है। क्षेत्रीय विविधता है हर जगह की, तो कई तरह की विविधताएं हैं। हमारे रंग रूप में विविधता है, नस्लीय विविधता जिसको बोलते हैं। तो कई तरह की विविधताएं भारत के समाज के अंदर देखने को मिलती है और बहुत प्रेवलेंट है। बावजूद इसके हम एक साथ हंसी खुशी रहते, छोटे मोटे चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऑल इन ऑल भारतीय समाज जो है एक साथ बढ़िया से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते हैं, साथ भी हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई दुराव है, कोई वैमनस्य है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चुहल तो चलती है, लेकिन एक वी फीलिंग, हम की भावना हमारे अंदर है एक ही शहर में। अब भाषा आप देखो, आप कुछ बोलते हो, आपका दोस्त कुछ और बोलता है। कोई बुंदेली, हम लोग हैं अपने मध्य प्रदेश में ही, बुंदेली बोलने वाले भी हमारे दोस्त हैं, बघेली वाले भी हैं, मालवी वाले भी हैं, निमाड़ी वाले भी हैं। एक ही राज्य में हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में दोस्त हैं। इसी तरीके से देश में आप देखो, आप मेट्रो सिटीज में जाओ तो वहां पे आपको एक ही कंपनी में तमिल बोलने वाला भी है, मलयालम बोलने वाला भी है, पंजाबी भी आपस में रहते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही खान पान की हर जगह अलग अलग, सबका अलग अलग खान पीन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रस्म रिवाज, वेशभूषा, परंपराएं, इवन मूल्य, सोचने का तरीका। अब आप देखिए कि कहीं पर कजिन मैरिजेस होती हैं, कहीं पर नहीं होती, कहीं पे इंसेस्ट मैरिजेस होती है, कहीं पे नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है। साउथ के समाजों में परिवार में शादी के अलग ही नियम है, नॉर्थ में एकदम अलग है ना। सबके अलग अलग तौर तरीके हैं, सबके अलग अलग सोच है। कोई लोग जो है वो अलग मूल्यों को मानते हैं, कुछ लोग, एक ही परिवार में दो मूल्य मानने वाले लोग होते हैं। आपके माता पिता की सोच आपकी सोच से अलग है। आप जिस चीज को सही मानते हैं, आपके माता पिता शायद गलत मानते हो, जिसको वो गलत मानते हो उसको आप सही मानते हो। फिर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई लठ लेके आगे वो हो रहा है, ठीक है, साथ में रह लेते हैं। ऐसे ही समाज में भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को। नस्लीय विविधता है, सब लोगों के रंग रूप अलग अलग है, नॉर्थ का आदमी साउथ के आदमी से अलग है, नॉर्थ ईस्ट के और ही अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे समाज की बहुत यूनिक विविधता है। तो ये सारी चीजें जो है आधुनिक भारत की संकल्पना के अंतर्गत आती है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम कुछ
कुछ एक पॉइंट तक पहुंचेंगे, एक बिंदु तक पहुंचेंगे जहां हम ये कह पाएंगे कि आज भारत जो है इन दोनों में समन्वय साधते हुए चल रहा है। भारतीय समाज ने पुराने मूल्यों को भी अभी तक मेंटेन रखा है और नए मूल्यों को भी अपने अंदर समाहित करते हुए चला है। उनमें कई बार संघट्ट भी होता है, टकराव भी होती है, कई बार वो ब्लेंट भी हो जाते हैं, जेल भी हो जाते हैं आपस में, जैसी स्थिति बनती है वैसा हो जाता है। ठीक है, प्राचीन मूल्यों में से ऐसी चीजें जो आउटडेटेड थी, जो समयानुकूल परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं जान पड़ रही थी, उनको हमने छोड़ भी दिया। जो हमारे काम की थी उनको हमने आगे बढ़ाया। परंपरा और रूढ़ी में यही अंतर होता है, रूढ़ियों को त्यागना होता है, परंपराओं को आगे लेके जाना होता है। हर रूढ़ी कभी न कभी परंपरा रही होगी, लेकिन समय की कसौटी पे वो शायद आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो पुराने मूल्य नए मूल्यों के तुलना में इररेलेवेंट होते जाते हैं, उनको छोड़ना रहता है, और नए मूल्य प्रासंगिक होते जाते हैं, उनको अपनाना होता है। इस तरह से समाज जो है वो चलता है। पुराने अप्रासंगिक बगैर बिना काम के मूल्यों को छोड़ दीजिए और नए प्रासंगिक मूल्यों को अपना लीजिए। तो रूढ़ियों को छोड़ते हुए परंपराओं को आगे लेके जाना है और नए मूल्यों को उसमें समाहित करते जाना है। भारतीय समाज में ये चीज आपको देखने को मिलती है। जैसे दहेज पर जब हमारे यहाँ कानून का राज आया तो दहेज को इलीगल घोषित किया गया, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को छोड़ दिया गया, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई, हिंदू कोड बिल आप लोग पढ़ते हैं। हिंदू कोड बिल एक क्लास एग्जाम्पल है कि कैसे समाज जो है अपनी पुरानी चीजों को जो कि इररेलेवेंट है या काम की नहीं है, उनको छोड़ करके नए मूल्यों को अपनाता है। हिंदू समाज में तलाक की व्यवस्था नहीं थी, पर अब तलाक होता है। पहले बहु पत्नी सिस्टम था, लेकिन वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से पुरानी इररेलेवेंट चीजों को, किसी जमाने में हो सकता है कि वो सही रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो गया, समाज बदला तो वो मूल्य खत्म हो गए। सूतक, कोई मर जाता है, घर में मृत्यु हो जाती है तो लोग सूतक पालते हैं। अब आप घर में, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं सूतक का देता हूं कि सूतक पहले ये होता था कि जिस घर में डेथ होती थी, क्योंकि सभी लोग उसी घर में रहते थे परिजन, ऐसा तो नहीं था कि कोई कहीं और रहता था, जॉइंट फैमिली होती थी और गांव में ही सब लोग एक ही जगह एक ही घर में रहते थे। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो सारा घर धो पोंछ के साफ किया जाता था ताकि उसके जर्म्स वगैरह ना रह जाए। तो वो एक रेलेवेंट सिस्टम था। लेकिन आज क्या हो गया है कि उस घर में हर व्यक्ति नहीं रहता। पता चला कि परिवार मृत्यु गांव में हुई है और उसी के परिवार के कुछ लोग शहर में रह रहे हैं 500 किलोमीटर दूर। अब अगर वो उस घर में सूतक मानेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब वो प्रथा बनी थी तब वो लॉजिकल थी, अब वो इलॉजिकल हो गई अगर आप कहीं और 500 किलोमीटर दूर बैठकर भी सफाई के वो सारे नियम माने। तो इस तरीके से पुराने और नए के ब्लेंड से हमारा समाज बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे समाज में आपको कुछ और विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे प्राचीनता और अस्थायित्व। प्राचीनता और अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि पुराने जो ट्रेडिशन से परंपराएं हैं वो भी बनी हुई है जो हमारे काम की है, आज भी हम उनको मानते हैं, लेकिन नई चीजों को भी उसमें हमने शामिल कर दिया है। जो हमारे काम की थी वो अभी भी बनी हुई है। जैसे विवाह जो है वो जरूरी संस्था है तो चलेगी, ठीक है ना। संयुक्त परिवार भी अभी भी मूल्य बना हुआ है भारत में, जबकि दुनिया भर में कई जगह संयुक्त परिवार के मूल्य खत्म हो गए, पर भारत में है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी आवश्यकता है वो। अभी हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का वो लेवल नहीं है कि हम संयुक्त परिवार को छोड़ दें। जब सोशल सिक्योरिटी का वैसा लेवल आ जाएगा जैसे यूरोप के कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में, तो शायद वो नहीं रहेगा उतना रेलेवेंट। तो इस तरीके से कई मूल्य पुराने चल रहे हैं, नए मूल्य भी अपना लिए गए हैं। उसके बाद भारतीय समाज में आपको एक बहुत अजीब अतरंगी किस्म का टॉलरेंस देखने को मिलता है, सहिष्णुता, जो कि बड़ा यूनिक मूल्य है भारत के समाज का। ठीक है, तो सहिष्णुता बहुत बड़ा मूल्य है जो हमारे समाज में देखने को मिलता है, जो हमारे समाज की आवश्यकताओं से निर्मित हुआ मूल्य है। कोई भी ऐसा समाज जिसमें बाहर से लगातार लोगों की आवाजाही रही हो ऐतिहासिक रूप से, उसको अपने अंदर सहिष्णुता डेवलप करनी पड़ती है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। अगर वो अड़ जाएगा, रिजिड हो जाएगा, अकड़ जाएगा, तो वो या तो तबाह हो जाएगा या तबाह कर देगा। ज्यादा चांसेस है कि तबाह हो जाए, क्योंकि उस पर लगातार लोग उसमें आ रहे हैं। तो भारत के समाज में एक सहिष्णुता है, क्योंकि इतनी विविधता में आप तभी एक देश के रूप में, समाज के रूप में टिक पाएंगे जब आप दूसरे के बात को भी सहिष्णु ढंग से मानेंगे, समझेंगे, या उसके प्रति कम से कम कोई विरोधी रवैया ना रखें, तो उसको सहिष्णुता बोलेंगे। लेकिन अभी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में सहिष्णुता क्या होती है। तो ये समाज अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक अपने फीचर्स डेवलप कर लेता है। जैसे सहिष्णुता भारत में जरूरी मूल्य था, क्योंकि इतने लोग आए बाहर से और वो सभी, कुछ उनमें आक्रांता भी थे, कुछ उनमें व्यापारी भी थे, लेकिन उन सभी के प्रति सहिष्णुता होना जरूरी था, तभी हम जो है एक टिक पाते। तो वो डेवलप हो गई है हमारे अंदर ही, सहिष्णुता। अभी आप देखिए 2 दिन बाद
होली भी है और उसी दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। जिस दिन होली है उसी दिन जुमा है। तो हर जगह लोगों ने उसके लिए व्यवस्था बना ली कि भाई 12 बजे तक हम जुमे की नमाज अदा कर देंगे, उसके बाद लोग होली खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सहिष्णुता है। उसके बाद ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का मतलब होता है रिसेप्टिविटी। अलग अलग समाजों के, अलग अलग संस्कृतियों के मूल्यों को भारतीय समाज ने अपने अंदर समाहित कर लिया। जहां से हमें कुछ सीखने की चीज मिली, हमने सीखा है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टिविटी। हमारे अंग्रेज आए, हम पे इतने जुल्म किए, फिर भी हमने उनके कई मूल्य अपना लिए। लोकतंत्र का मूल्य हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या कई आधुनिक मूल्य हो, हमने अपना लिए। भले ही उन्होंने हम पे जुल्म किए, पर जो हमारे काम की चीज थी वो हमने ले ली, जिससे हमको फायदा मिले। तो ग्रहणशीलता है हमारे समाज में, इसीलिए विविधता भी पैदा हो गई है। हमने हर जगह से अच्छे तत्व अपनाए हैं। फिर आध्यात्मिकता और भौतिकता में समन्वय भारतीय समाज का एक विलक्षण गुण धर्म है या गुण है। भारतीय समाज में सबसे विलक्षण जो आपको मिलेगा वो आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय मिलेगा। हमारे यहाँ लोग आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। पश्चिम में लोग केवल भौतिकवादी है, केवल मटेरियल सक्सेस के पीछे है, इतना पैसा, इतना बंगला, इतना ऐश, इतने साधन संसाधन। लेकिन हमारे यहाँ आपको आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों चीजें देखने को मिलेगी कि भाई आध्यात्मिक भी रहो, मतलब भौतिक भी रहो, पैसा भी कमाओ, जीवन भी जियो, सुविधाएं भी जुटाओ, लेकिन एक हद के बाद, एक हद से ज्यादा नहीं। दान धर्म भी करो, अपने अंदर दया भी रखो, उस सब से एक तरह से निष्प्रह भी रहो, अलग भी रहो, वो सारी चीजें। तो एक समन्वय देखने को मिलता है। फिर विवाह नाम की संस्था भारतीय समाज में कुछ अधिक मजबूत है अन्य समाजों की तुलना में। भारत, हमारे यहाँ जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो रिजिड तो क्या बोले, स्ट्रांग है। रिजिड थोड़ा सा नेगेटिव साउंडिंग वर्ड है, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि रिजिड भी है, उससे कई समस्याएं भी पैदा हो जाती है। लेकिन हमारे समाज की आवश्यकता है क्योंकि वो, इसलिए वो थोड़ी स्ट्रांग भी है हमारे यहाँ। उसको एक संस्कार माना गया है। अन्य समाजों में या बहुत सारे अलग अलग समुदायों या दर्शनों में या विचारों में, मान सकते धर्मों इत्यादि में, विवाह को एक संस्था न मान करके एक सामाजिक समझौता मानते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। जैसे इस्लाम में विवाह कोई संस्कार नहीं है, वो तो एक सामाजिक समझौता है दो मनुष्यों के बीच में। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बाकायदा निकाहनामा क्या है, एक निकाहनामा जो है वो एक तरह का संधि पत्र है, एक तरह का समझौता पत्र है वो, कि भाई मैं आपके साथ रहूंगी, इतना हक मेहर है, जब अलग हो जाएंगे ये देना पड़ेगा, अगर मैं खुद अलग होंगी तो नहीं मांगूंगी। खुला का सिस्टम, तलाक का सिस्टम, बाकायदा उसमें काजी जो होता है वो लीगल ऑफिसर है जो उसको पढ़वाता है, काजी की उपस्थिति में वो होता है। तो वो एक सामाजिक समझौता है। लेकिन हमारे यहाँ वो एक संस्था है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत इजीली टूट नहीं सकती, पर टूट भी जाती है आजकल लीगल के हिसाब से, पर समाज के हिसाब से फिर भी उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। फिर हमारे समाज में प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है, ये मैंने आपको समझा दिया। बहुत विविधता में एकता है, वो भी बता दिया। और सामान्यतः हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, हालांकि इसमें मातृसत्तात्मक ग्रुप्स भी आपको देखने को कुछ कुछ मिलेंगे। देयर आर सेवरल ग्रुप्स विच आर मैट्रियार्कल इन देयर नेचर, बट लार्जली, मोस्टली हमारी समाज पैट्रियार्कल है। हालांकि पैट्रियार्की धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही है फेमिनिज्म के आने से और समाज में परिवर्तन के आने से। पैट्रियार्की उतनी स्ट्रांग नहीं है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और लेकिन फिर भी हमारा समाज मोस्टली पैट्रियार्कल रहा है, जो कि कोई भी समाज रहता है। जनरली आप दुनिया भर के समाजों में देखेंगे तो 90% सोसाइटीज आर पैट्रियार्कल, हैव बीन पैट्रियार्कल एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम और द अदर, बिकॉज शुरुआत में सुरक्षा के लिए एक मैन पावर की, या जिसको बोलना चाहिए कि एक मसल पावर की जरूरत होती है, जो मेल के पास होती है नेचुरली। तो वो मेल पावर की, मसल पावर की जो जरूरत होती है शुरुआती समाजों में, ब्रेड विनर वही होता है, प्रोटेक्टर वही होता है, तो वो इस तरीके से उसके अंदर शक्ति अपने आप संचित होती जाती है और फिर वो उसको अपने उसी मसल पावर के जोर पे उसको सस्टेन करता है, कोई भी पार छोड़ना क्यों चाहेगा। तो उस तरह से समाज पितृसत्तात्मक बन जाते हैं। लेकिन आधुनिक मूल्यों के कारण बहुत जगह ये पितृसत्ता कमजोर भी हो रही है, होना भी चाहिए। और परिवार और कुटुंब का हमारे समाज में बहुत महत्व है, क्योंकि संयुक्त परिवार और कुटुंब हमारे समाज की आवश्यकता है। सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपसी सहयोग के लिए वो हमारे समाज की एक आवश्यकता है, किसी भी समाज की होती है। खासतौर पे वो समाज जिनमें उस तरह की सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ वो एक आवश्यकता रहती ही है। आपसी समन्वय, आपसी सहयोग, किसी का अगर कोई बैकफुट पे भी है तो उसको समाज थोड़ा सहयोग दे दे, परिवार सहयोग दे दे, तो वो हमारी आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ परिवार और कुटुंब का बहुत अधिक महत्व है। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो हमारे समाज की है।
ठीक है। तो ये हमने भारतीय समाज की संकल्पना के अंतर्गत भारतीय समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की संकल्पना को समझा और उसके बाद आधुनिक भारतीय समाज की संकल्पना को समझा। तो प्राचीन भारतीय समाज की संकल्पना में कौन कौन से तत्व थे, आधुनिक भारतीय समाज की संकल्पना में कौन कौन से तत्व शामिल है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है। अब जो है हम आते हैं कुटुंब की अवधारणा पे। ये जो कुटुंब की अवधारणा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा मैं अभी आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद फिर इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कुटुंब जो है वो जॉइंट फैमिली को कहा जाता है। ठीक है। तो जॉइंट फैमिली, कुटुंब और परिवार अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम बोलचाल में कुटुंब और परिवार को सिनोनियम मान लेते हैं, लेकिन कुटुंब और परिवार अलग अलग चीजें हैं। जॉइंट फैमिली को कुटुंब बोलते हैं और जो न्यूक्लियस फैमिली होती है उसको परिवार बोलते हैं, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं वो परिवार है, और जिसमें बाकी लोग भी रह रहे हैं वो कुटुंब है। तो वो बहुत अंतर है उन दोनों में, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुटुंब क्या होता है, परिवार क्या होता है, कुटुंब की क्या अवधारणा है, उसमें कौन कौन शामिल होता है, किस तरह से वो बनता है, तो वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। खैर आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे संबंधित मैं प्रश्न थोड़े से आपको बता दे रहा हूं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न जो है इसमें 2 मार्कर पूछा गया था, संस्कार। ये 2 मार्कर जो है संस्कार, ये आया था 2022 के मेंस में। 2022 में जो मेंस आया था, मतलब मेंस का पेपर हुआ था, सॉरी 2022 में जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें 2 नंबर, मतलब जो 2 मार्कर्स होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें पूछा गया था कि संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ संस्कार या रिचुअल्स। अंग्रेजी में संस्कार को रिचुअल बोलते हैं। तो संस्कारों का क्या उद्देश्य या क्या लक्ष्य रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था समाज में, वो मैंने आपको समझा ही दिया आज की क्लास में। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि संस्कार का क्या उद्देश्य रहा होगा। ठीक है ना। तो ये आपको लिखना था, वही जो मैंने आपको बताया वही आपको 3-4 लाइनों में लिख देना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न संस्कार से ही 2023 में भी आया था। वो ये पूछा था कि जन्म के बाद के 4 संस्कारों के नाम लिखे। जो 16 संस्कार मैंने आपको बताए हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम आपको लिख देने थे। तो ये भी संस्कार से ही प्रश्न था जो कि 2023 के मुख्य परीक्षा में 2 मार्कर ही आया था। ठीक है। उसके बाद 2024 में फिर संस्कार से प्रश्न आया और एक स्पेसिफिक संस्कार, पुंसवन संस्कार के बारे में लिखने के लिए कहा गया। यह भी 2 मार्कर था, यह भी 2 मार्कर था। इसमें आपको पुंसवन संस्कार के बारे में लिखना था, जो गर्भधारण के 4थे महीने में किया जाता है, जिसमें गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु के उत्तम स्वास्थ्य की कामना इत्यादि की जाती है। तो वो आपको बताना था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था जो कि 2024 के मेंस में लॉन्ग आंसर था, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था वो था, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय समाज अपनी संरचना में एक है, इसकी विवेचना करनी थी। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया बहुत डिटेल में कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उसके बाद भी हम क्या है, एक देश है, अपनी सामाजिक संरचना में एक है। विविधता में एकता मैंने आपको समझा दिया। यही प्रश्न जो है ये 2024 में लॉन्ग आंसर्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया था। इसको आपको ऐसे ही डील करना था जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये कुछ विगत प्रश्नों में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने यहां पर बता दिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़े तो उससे कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं या जा सकते हैं, हमें आइडिया रहे। अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो भारतीय समाज की संकल्पना है या समाज की भारतीय संकल्पना है, उसके अंतर्गत कुटुंब, परिवार, नातेदारी इत्यादि जो कंसेप्ट आते हैं हमारे भारतीय समाज की संकल्पना के अंतर्गत, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।